अब हम प्लेसेंटा के डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं। असल में प्लेसेंटा के 2 हिस्से होते हैं। एक मैटरनल है जो कि डेसिडुआ बेसिलिस होगा जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम है, और एक फीटल कंपोनेंट होता है जो कोरियन फ्रंडोसम कहलाता है। अब इसके ऊपर एक सवाल भी आया है जिसे हम पहले देख लेते हैं, इससे पहले कि हम कुछ और डायग्राम्स देखें या बनाएं। ये देखिए, इसमें ये सवाल है कि गलत स्टेटमेंट कौन सी है प्लेसेंटा के या उसकी मेम्ब्रेन्स के बारे में। जो टर्शरी विलस की आप बात कर रहे हैं, एक प्राइमरी होता है, सेकेंडरी, टर्शरी विलस। उनमें जो टर्शरी विलस है वो बनता है करीब करीब तीसरे हफ्ते में। असल में 17 से 21 दिन आप कह सकते हैं। अब 17 से 21 दिन में अगर टर्शरी विलस बन रहा है तो 10वें दिन में तो नहीं ही बन रहा होगा, तो हमें अपना उत्तर तो मिल ही गया, चॉइस नंबर ए। मगर ये चॉइस नंबर बी क्या सही है? अगर आप कहते हैं फीटल सर्कुलेशन, तो आप बात कर रहे हैं फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन की, और जो ये सर्कुलेशन है वो एस्टेब्लिश होता है कुछ किताबों के हिसाब से 17वें दिन, कुछ किताबों के हिसाब से 21 से 22वें दिन। तो 17 से 21 में कोई ऐसी गलती तो नहीं है और ये सही माना जा सकता है। तो फिर ये प्लेसेंटा जो डेवलप कर रहा है वो डेसिडुआ बेसिलिस, अभी हमने कहा ये मैटरनल प्लेसेंटा है और एंडोमेट्रियम दे रहा है, बिल्कुल सही। और फीटल प्लेसेंटा जो होता है वो कोरियन फ्रंडोसम से आता है। मगर इनको जानने के लिए हमें कुछ डायग्राम चाहिए हैं। फिलहाल हम अपना उत्तर जो है वो चॉइस नंबर ए को रखकर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि डॉर्सम में एक एम्नियोटिक कैविटी होती है, वेंट्रल एक यॉक सैक कैविटी होती है। ये प्राइमरी यॉक सैक है, बाद में सेकेंडरी और टर्शरी बनेगा। उसके लिए हमारे पास एक अलग से डायग्राम है। और फिलहाल जो एक डॉर्सम में सेल होता है एपिब्लास्ट है, और वेंट्रल में जो सेल है वो हाइपोब्लास्ट है। ये जो एपिब्लास्ट है यही तो 3 जर्म लेयर बनाता है जो कि एम्ब्रियोनिक होती हैं। अगर आप करते हैं बात हाइपोब्लास्ट की, तो वो तो यहाँ से बाहर भेज दिया जाता है। अब हाइपोब्लास्ट को अगर आप बाहर भेज रहे हैं तो वो कर क्या रहा है? वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक क्या है, क्या बना रहा है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म बनाएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनाएगा, ऐसा ही कुछ। मगर एम्ब्रियो को तो ये हेल्प नहीं कर रहा। क्या ये प्लेसेंटा बनने में हेल्प कर सकता है? हाँ, हो सकता है, मगर एम्ब्रियो तो ये नहीं बना रहा। एम्ब्रियो आता है एपिब्लास्ट से। जहां तक प्लेसेंटा की बात करते हैं तो वो तो आता है ट्रोफोब्लास्ट से। ट्रोफो का मतलब होता है न्यूट्रिशन, और ये बाहर की जो लेयर है। असल में ट्रोफोब्लास्ट 2 तरह के लेयर हो जाते हैं। एक का नाम हो जाता है साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक का नाम होता है सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। अब जब आपने ऐसा कहा, एक और चीज आप नोटिस करिए कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, कुछ किताबें कहती हैं बनाएगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, जिसे आप यहाँ पर चारों तरफ देख पा रहे हैं। यहाँ लिखा है, आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है ये ट्रोफोब्लास्ट से आ रहा है। मगर कुछ किताब कहेंगे नहीं जी, वो ट्रोफोब्लास्ट से नहीं आ रहा। तो किससे आ रहा है? वो कहेंगे एपिब्लास्ट से आ रहा है। कुछ किताबें कहेंगे नहीं, वहां से नहीं आ रहा, ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है ये तो हाइपोब्लास्ट से आ रहा है। और कुछ किताबें कह रहे हैं नहीं, वहां से नहीं आ रहा, ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है वो तो प्राइमरी यॉक सैक की कुछ यहाँ सेल की लाइनिंग है, और वो सेल लाइनिंग जो है वो बना रहे हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। मतलब ये कंट्रोवर्सी है। कोई अगर आपसे पूछे कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है वो कहाँ से आया, आपका सबसे पहला उत्तर होना चाहिए प्राइमरी यॉक सैक के अंदर लगे हुए सेल से। और अगर वो उत्तर में ना हुआ तो ठीक है, दूसरा उत्तर ढूंढिए जिसका नाम होगा हाइपोब्लास्ट, और वो ना हुआ तो तीसरा उत्तर ढूंढिए जिसका नाम होगा एपिब्लास्ट, और वो ना हुआ तो चौथा आंसर ढूंढिए जिसका आंसर होगा ट्रोफोब्लास्ट। बहुत पुरानी खबर है, पुराने समय में हम आंसर देते थे ट्रोफोब्लास्ट, फिर वो बदल के हो गया था एपिब्लास्ट। कुछ कहते हैं हाइपोब्लास्ट, मगर अभी जो लेटेस्ट आंसर है वो है प्राइमरी यॉक सैक बनाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। कुछ और चीजें यहां पर आपको नोटिस करनी होगी। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये यहां पर कुछ बना रहा है एमनियोजेनिक सेल लेयर, जो कि एमनियोटिक कैविटी के छत पर भी है और लैटरल साइड पर भी। अगर आप कह रहे हैं कि छत पर और लैटरल साइड में हो रही है एमनियोजेनिक लेयर जो आई है ट्रोफोब्लास्ट से, तो एमनियोटिक कैविटी के फ्लोर पर क्या है? फ्लोर पर तो एपिब्लास्ट थे जो बाद में बन जाते हैं एक्टोडर्म। सो फ्लोर पे होगा एक्टोडर्म और साइड में होगा एमनियोजेनिक लेयर, और ये है एमनियोटिक कैविटी की लाइनिंग। तो
ये जो प्राइमरी योक सैक है, इसकी जो ये लाइनिंग है यहाँ पर, जिसको यहाँ लिखा गया है ह्यूजर्स मेम्ब्रेन, इसको कौन बना रहा है? इसको बनाने वाले सेल होते हैं हाइपोब्लास्ट। अच्छा, तो ये जो ह्यूजर्स मेम्ब्रेन है, जो प्राइमरी योक सैक को लाइन कर रही है यहाँ पर, वो आई है हाइपोब्लास्ट से। बिल्कुल सही आपने कहा। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर तो हाइपोब्लास्ट चले जाते हैं और इनकी जगह आ जाता है एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। अगर ये एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म है और वो एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म है, तो दोनों के बीच में क्या है? दोनों के बीच में होगा ऑब्वियसली मेसोडर्म, जो एम्ब्रियोनिक है, और तीनों की तीनों लेयर्स आती हैं केवल एक जगह से, जिसका नाम है एपीब्लास्ट। चलिए अब ये डायग्राम हम खुद भी बना लेते हैं। यहाँ पर आप दिखा रहे हैं कि एक डॉर्सल लेयर है सेल्स की, जिनको हम कहते हैं एपीब्लास्ट, और एक वेंट्रल लेयर है सेल्स की, जिन्हें हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट, और एक कैविटी है जो ऊपर की तरफ है एमनियोटिक कैविटी, और एक कैविटी नीचे की तरफ वेंट्रल जो है योक सैक कैविटी। और ये जो हाइपोब्लास्ट है वो एक मेम्ब्रेन बना रहे हैं यहाँ पर प्राइमरी योक सैक के लिए, जिनका नाम होता है ह्यूजर्स मेम्ब्रेन, जिसे आप यहाँ दिखा सकते हैं। तो प्राइमरी योक सैक की जो ये लाइनिंग है वहां पर आ रही है ह्यूजर्स मेम्ब्रेन, जो आई है हाइपोब्लास्ट से। तो फिर ये एमनियोटिक कैविटी की लाइनिंग, जो एमनियोजेनिक सेल है, वो कहाँ से आ रही है? अगर आप बात कर रहे हैं एमनियोटिक कैविटी के सेल्स की, जिन्हें आप एमनियोजेनिक सेल कह रहे हैं, तो वो आई थी ट्रोफोब्लास्ट से। तो ट्रोफोब्लास्ट कहाँ पर है? वो बाहर की तरफ आप दिखाएं जरा। ये यहाँ पर है। अब अगर आप कह रहे हैं कि ये बाहर की तरफ जो है वो ट्रोफोब्लास्ट है, तो वो क्या कर रहा है? ट्रोफोब्लास्ट ने ही बनाई है ये एमनियोजेनिक लेयर, जो कि एमनियोटिक कैविटी को लाइन कर रही है। तो ट्रोफोब्लास्ट ने बनाए एमनियोजेनिक सेल्स, बिल्कुल सही। और कुछ किताबें कहती हैं कि यही ट्रोफोब्लास्ट थे जिन्होंने यहाँ पर कुछ मेसोडर्म भी बनाया है एम्ब्रियो के बाहर, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अच्छा, ये वाला, बिल्कुल, ये जो मेसोडर्म आप बाहर बना रहे हैं, ये है एम्ब्रियो के बाहर तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, इसे आप यहाँ नाम दे दें। और ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, ये बना रहा है ट्रोफोब्लास्ट, कुछ किताबें कहती थी। मगर फिर ये पता चला कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है वो तो बना रहा है एपीब्लास्ट। कुछ किताबें कहती हैं नहीं, वो तो आया है हाइपोब्लास्ट से। और जो लेटेस्ट आंसर है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो ये है वो आता है प्राइमरी योक सैक से। अब हमें नेक्स्ट स्टेज में जाना पड़ेगा। देखिए, शुरू में हमने बात करी थी कि एक कैविटी एमनियोटिक होती है, एक योक सैक होती है, और तीसरी कैविटी बनती है जिसको कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी। एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी भी होती है जो यहाँ पर बनेगी इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म पर, और वो उसे स्प्लिट कर देगी दो हिस्सों। अब हम वो देखना चाहेंगे। यहाँ आप देखें, ये था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और इसके अंदर ये कैविटी आ रही है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि अब हम जानना चाहेंगे एमनियन मेम्ब्रेन क्या होती है, कोरियन मेम्ब्रेन क्या होती है। और चलिए बड़ा करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये जो कैविटी है ये एम्ब्रियो के बाहर है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी। और ये किसके अंदर बनी है? इस मेसोडर्म के अंदर, जिसके दो हिस्से हो गए हैं। अब अगर तो वो योक सैक के साथ है, तब उसको आप कहेंगे स्प्लैंक्नोप्यूरिक लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, जिसे आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो जो योक सैक के साथ में है उसे हम कह रहे हैं कि ये है स्प्लैंक्नोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और जो योक सैक के साथ में नहीं है, ये बाहर की तरफ है, उसको आप क्या कह रहे हो? उसे आप बाहर मतलब पैराइटल या कि सोमैटिक, तो आप उसको कह रहे हैं सोमेटोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। दोनों के बीच में एक कैविटी आई थी और उसको हम कह रहे थे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी। अब ये जो सोमेटोप्यूरिक है, इसको आप ट्रेस करें और यहां तक पहुंचने की कोशिश करें। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है वो कनेक्टिंग स्टॉक के थ्रू होते हुए अंदर आ रहा है और एमनियोटिक कैविटी को कवर कर रहा है। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, ये कनेक्टिंग स्टॉक से आते हुए एमनियोटिक कैविटी को
कवर करते हुए ये विसरल वाले से जुड़ रहा है। बिल्कुल सही, इसे आप यहां भी दिखा सकते हैं। तो आपका मतलब है कि जो एमनियोटिक कैविटी को कवर करेगा वो सोमैटोप्लूरिक लेयर है। बिल्कुल, क्योंकि विसरल और या स्प्लैंक्टोप्लूरिक तो वही है, केवल जो योक सैक से कांटेक्ट में है यहां पर। और ये कनेक्टिंग स्टॉक क्या चीज है? ये है प्रिमिटिव अम्बिलिकल कॉर्ड। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म उसके अंदर होता है। अब जैसे आपको याद होगा कि एमनियोटिक कैविटी की लाइनिंग जो एमनियोजेनिक सेल की थी, जो ट्रोफोब्लास्ट से आई थी, उसे आप ले लीजिए और साथ में उसके ले लीजिए सोमैटिक लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को। ये बनता है एमनियॉन, जो कि लाइन करता है एमनियोटिक कैविटी को। तो एमनियॉन में हमें क्या क्या लेना है? एमनियॉन में आपका एमनियोजेनिक लेयर है और साथ में सोमैटिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी। तो फिर कोरियन में क्या है? कोरियन में भी वही मेसोडर्म है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, लेकिन साथ में आपको ट्रोफोब्लास्ट को भी लेना होगा, बाहर की तरफ जो मिलता है हमें। तो कोरियन में हमारे पास बाहर का ट्रोफोब्लास्ट है और सोमैटिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। बिल्कुल सही। कहने का मतलब यह हुआ कि चाहे कोरियन हो या वो एमनियन हो, दोनों के पास ही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है वो सोमैटिक लेयर है। और एमनियन कोरियन के बीच में जो ये कैविटी है, इसको हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम। और एमनियन और कोरियन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यहां पर, इसको कह रहे हैं प्राइमरी अम्बिलिकल कॉर्ड या कनेक्टिंग स्टॉक। और चलिए इस डायग्राम को अब हम बना लेते हैं। तो यहां पर अब हम दिखा रहे हैं कि 3 लेयर्स बन चुकी हैं जो कि एम्ब्रियोनिक हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म जो एपिब्लास्ट से आई होंगी। और ऊपर की तरफ एमनियोटिक कैविटी है, नीचे की तरफ योक सैक कैविटी। अगर आप बात करते हैं एमनियोटिक कैविटी की फ्लोर की, तो वहां पर तो था एक्टोडर्म, मगर अगर आप उसके साइड में और रूफ की बात करते हैं तो वहां पर थे एमनियोजेनिक सेल्स, जिन्हें आप अभी दिखा सकते हैं यहां पर। ये जो आप एमनियोजेनिक सेल्स की बात कर रहे हैं, इन्हें बनाता कौन है? इन्हें बनाता है ट्रोफोब्लास्ट, जो कि अभी थोड़ा बाहर की तरफ है। योक सैक की जो यहां पर लाइनिंग थी, जिसे आप ह्यूजर्स मेम्ब्रेन कह रहे थे, वो कौन बना रहा था? उसे तो हाइपोब्लास्ट बना रहा था, जो कि अब यहां से जा चुका है। उसकी जगह ले चुका है एंडोडर्म, जो आया था एपिब्लास्ट से। ये जो योक सैक है, ये प्राइमरी नहीं है, अब ये सेकेंडरी योक सैक बन गया है। सेकेंडरी योक सैक, इसे आप सेकेंडरी योक सैक कब बोलेंगे? जब हम ये पाएंगे कि एक बाहर की तरफ सीलमिक कैविटी बन गई है, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी। कहां है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी? दिखाइए जरा, ताकि हम इसे सेकेंडरी योक सैक बोल पाएं। पहले तो आप सबसे बाहर की तरफ को दिखाइए ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होते हैं वो 2 तरह के हो जाते हैं। अगर तो सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तब आप कहेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट, और अगर सेल मेम्ब्रेन लूज हो गई है, जो थोड़ा पेरिफेरी की तरफ है, यहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड, तब आप उन्हें कहेंगे सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। ये साइटो और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट दोनों ही हमें हेल्प करते हैं प्लेसेंटल मेम्ब्रेन बनाने में। मगर एक चीज हमने और नोटिस करी थी कि ये साइटोट्रोफोब्लास्ट ही तो बना रहे थे हमें एमनियोजेनिक लेयर यहां पर, और कुछ किताबें कहती हैं वो बना रहे थे यहां पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी। चलिए अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को भी हम बना लेते हैं, मगर उसके बीच में हमें एक कैविटी दिखानी पड़ेगी जो कि कहलाई जाती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी। शुरू करते हैं योक सैक के साथ लगे हुए मेसोडर्म से। अगर मेसोडर्म योक सैक के साथ लगा हुआ है तो उस मेसोडर्म को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, लेकिन विसरल लेयर। और आप कह सकते हैं स्प्लैंक्टोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब आपने स्प्लैंक्टोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म तो यहां बना दिया। सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कहां है? जो भी इसके बाहर होगा। मतलब कहां? जैसे कि यहां। अब आप अगर ये कह रहे हैं कि ये जो है बाहर की तरफ जो सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, इन दोनों मेसोडर्म के बीच में ये क्या है? यही तो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी। ये मान के चलिए कि हमारे पास होते हैं एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और हमारे पास होते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक
मेसोडर्म, एंडोडर्म भी। हमारे पास होती है इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी और हमारे पास होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी भी एम्ब्रियो के बाहर की तरफ। अच्छा, कहां पर ये सोमैटोप्लूरिक लेयर जो है वो स्प्लैंक्टोप्लूरिक लेयर से मर्ज होगी, उसके लिए हम इसे फॉलो करते हैं। अब ये देखिए, जो सोमैटोप्लूरिक लेयर है अब जा रही है कनेक्टिंग स्टॉक की तरफ, ना केवल इस तरफ से बल्कि वो उस तरफ से भी आ रही है। ये है सोमैटोप्लूरिक लेयर और जब ये यहां से आती है तो कनेक्टिंग स्टॉक में मिल जाती है। ये रहा कनेक्टिंग स्टॉक। कनेक्टिंग स्टॉक जो कि प्राइमरी अम्बिलिकल कॉर्ड भी कहलाता है। आप फॉलो करिए सोमैटोप्लूरिक लेयर को आगे। अब ये आ रही है सोमैटोप्लूरिक लेयर और ये मर्ज हो जा रही है स्प्लैंक्टोप्लूरिक लेयर के साथ यहां पर, और साथ में आप इसे दूसरी तरफ भी दिखा सकते हैं। और जब आप इसे यहां मर्ज कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है योक सैक के साथ जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, केवल उसी को हम कह रहे हैं विसरल या स्प्लैंक्टिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। इससे आपको जानकारी मिलेगी कि एमनियोटिक कैविटी को जो ये लेयर कवर करती है, जिसे आप एमनियन कहते हैं, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक जो कि एमनियोजेनिक सेल लेयर है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। कौन सा वाला? वो है सोमैटिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब ये जो बाहर की तरफ है, इसे आप क्या कहेंगे? वो कोरियन है। और कोरियन के पास तीन चीजें हैं। कौन सी तीन चीजें हैं कोरियन के पास? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और साइटोब्लास्ट और सिंसिशो ट्रोफोब्लास्ट। ये कोरियन और एमनियन के बीच में क्या है? कोरियन बाहर है, एमनियन अंदर है। दोनों के बीच में एक कैविटी है जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी। और कोरियन और एमनियन जो हैं, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं यहाँ प्राइमरी अम्बिलिकल कॉर्ड पर, कनेक्टिंग स्टॉक पर। यह जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसकी कवरिंग होती है एमनियन से ही। बाहर होती है कोरियन जो कि प्लासेंटा को कंट्रीब्यूट करेगी। यहीं से निकलेगा कोरियन फ्रंटोसम, कोरियन विल्लाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी विल्लाई, और बनेगा प्लासेंटा, फीटल प्लासेंटा। एमनियन तो केवल एमनियोटिक कैविटी को लाइन करती है और एम्ब्रियो के साथ साथ होती है अंदर की तरफ। और अगर कोई हमसे पूछे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, तो क्या कहेंगे? बड़ा ही टेढ़ा सवाल है। ठीक है, टेढ़ा सवाल है, मगर उत्तर क्या है? इस वक्त तो मैं आपको एक ही उत्तर दूंगा और वो है प्राइमरी योक सैक। इसमें कुछ सेल हैं, वही बना रहे हैं। अदरवाइज कुछ किताबें कहेंगी ये तो ट्रोफोब्लास्ट से आया था, बहुत पहले की बात। फिर कहेंगी एपीब्लास्ट से आया था, हो सकता है हाइपोब्लास्ट से आया था, मान लिया। मगर सबसे बढ़िया जो उत्तर रहेगा वो रहेगा प्राइमरी योक सैक के लाइनिंग कुछ सेल हैं, वो बना रहे हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अपना आंसर आप ए ही रखिए। अब थोड़ी जानकारी हम योक सैक के बारे में भी ले लेते हैं। एक होता है प्राइमरी योक सैक, फिर बन जाता है सेकेंडरी और टर्शरी। तो तीनों को ही समझने के लिए हम एक डायग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखेंगे कि शुरुआत में एक डॉर्सल एमनियोटिक कैविटी होती है और वेंट्रल योक सैक कैविटी होती है, और जो पहला योक सैक कैविटी है उसी को हम कहते हैं प्राइमरी योक सैक। ये जो प्राइमरी योक सैक होता है, ये ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी से ही बनता है और सेकेंड वीक के एंड तक जाकर तैयार होता है। जैसे कि हमने पहले भी कहा था, एक यूजर्स मेम्ब्रेन यहाँ बन जाती है जो कि हाइपोब्लास्ट के द्वारा कंट्रीब्यूट होती है, और ये है प्राइमरी योक सैक। अब थोड़े समय के बाद हमारे पास एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी आती है, और जिस वक्त वो आती है उस वक्त आप योक सैक को नाम देते हैं सेकेंडरी योक सैक। आप ये भी देख पा रहे हैं कि योक सैक से एक प्रोसेस निकल रहा है एलेंटॉइस। एलेंटॉइस जो है ह्यूमंस में ज्यादा काम का नहीं होता, चाहे लोअर एनिमल्स में वो स्टोरेज ऑफ यूरिन वगैरह करता है, पर ह्यूमंस में इसका कुछ खास रोल नहीं होता। ये एक प्रोट्रूशन आ रहा है योक सैक से यहाँ पर। और फिर आपको जानना है कि जैसे जैसे एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ती जाती है तो ये कैविटी बढ़ती जाती है और ये फैल जाती है इस तरह से कि एम्ब्रियो को चारों तरफ से ही घेर लेती है। अब चाहे वो सेफेलोकॉर्डल फोल्डिंग हो रही हो या लैटरल फोल्डिंग हो रही हो, ये एमनियोटिक कैविटी चारों तरफ से गोल घेर लेती है एम्ब्रियो को, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, इस दौरान क्या होता है कि जो योक सैक वेंट्रल में था वो इनकॉर्पोरेट हो रहा है अंदर की तरफ को और बना रहा है गट ट्यूब के 3
पार्ट्स। अगर yolk sac का डोर्सल वाला हिस्सा देखा जाए तो गट ट्यूब के 3 पार्ट बनाता है, जिनका नाम हमें मालूम है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। लेकिन वेंट्रली जो है थोड़ा सा वो बाहर रह गया। अब जो चीज एम्ब्रियो के अंदर नहीं गई उसको ही हम कहते हैं टर्शरी yolk sac, और ये कम्युनिकेट करता है मिडगट के साथ एक डाइवर्टिकुलम के द्वारा, जिसका नाम होता है वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट। अब चाहे वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट हो या कि ये yolk sac हो, ये कनेक्टिंग स्टॉक के अंदर से जा रहे हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड के कंटेंट बन जाते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर एक और चीज आ रही है, वो है एलेंटोइस, जो कि हाइंडगट का डाइवर्टिकुलम है। अब एलेंटोइस जो है वो हाइंडगट का डाइवर्टिकुलम है और वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट जो है मिडगट का डाइवर्टिकुलम है, और दोनों के दोनों जो है अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर हैं। और यहाँ पर yolk sac, बाद में yolk sac जो है, जो टर्शरी yolk sac है, वो रिग्रेस कर जाता है। ये वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट भी रिग्रेस कर जाता है और एलेंटोइस भी रिग्रेस कर जाता है। जो बच जाता है वो है फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, जो आया था डोर्सल पोर्शन ऑफ द yolk sac से। वेंट्रल तो खत्म हो गया, डोर्सल ने हमें हेल्प करी है गट ट्यूब बनाने में। और फिर थोड़ी सी जानकारी हम प्लेसेंटा की भी ले लेते हैं यहाँ पर। प्लेसेंटा अगर फीटस से आ रहा है तो आप कहेंगे कोरियन फ्रंडोसम, और अगर मैटरनल प्लेसेंटा है तो आप कहेंगे डेसिडुआ बेसालिस। चलिए यूट्रस को पहले देख लेते हैं और वहां पर डेसिडुआ की जानकारी लेते हैं। ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, और यहाँ पर ये बेबी जो है डेवलप कर रहा है। जहां तक डेसिडुआ की बात करते हैं हम, वो होता है फंक्शनल एंडोमेट्रियम, और उसके 3 नाम आप यहाँ देख सकते हैं। अगर तो वो प्लेसेंटा बना रहा है तो आप उससे कहते हैं डेसिडुआ बेसालिस, नहीं तो 2 नाम और हैं। एक जो एम्ब्रियो को चारों तरफ से घेर रहा है उसको कहते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस, एक कैप्सूल की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर आप उसे दिखा रहे हैं। तो ये है डेसिडुआ कैप्सुलरिस और वो है डेसिडुआ बेसालिस। अब डेसिडुआ बेसालिस तो हमारे काम का है क्योंकि वो प्लेसेंटा बनाएगा। एक और डेसिडुआ है जो कि यहाँ बाकी का बच गया, और उसको हम कहते हैं डेसिडुआ पैराइटालिस। पैराइटालिस मतलब पेरीफेरी पे है, जिसको कि आप यहाँ और यहाँ देख सकते हैं। अब यही हमें बनाना है, मगर इससे पहले आप ये भी देखें कि जो एम्ब्रियो की तरफ से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, जिसको आप कोरियन फ्रंडोसम बोल रहे हैं, वो कैसा नजर आता है। ये तो मैटरनल साइड की बात हो रही थी, अब ये फीटल साइड की बात करते हैं। ये यूट्राइन कैविटी है और इसमें जो है फीटस डेवलप हो रहा है। आप देखें कि जो कोरियन होता है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आने शुरू हो जाते हैं, जिनको हम विल्लाई कहते हैं। पहले प्राइमरी विल्लस, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी विल्लस, और एक बुशी अपीयरेंस आती है जिसको हम कहते हैं कोरियन फ्रंडोसम। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये सिर्फ डेसिडुआ बेसालिस की तरफ होते हैं। जो डेसिडुआ बेसालिस से दूसरी तरफ को है वहां से ये गायब हो जाते हैं। तो ये फिंगर लाइक प्रोसेस जब गायब होते हैं तो हम उसका नाम देते हैं कोरियन लीवी। और ये जो कोरियन लीवी है ये डेसिडुआ कैप्सुलरिस की तरफ को होती है। तो इस तरफ तो हमें ध्यान नहीं देना क्योंकि ये तो प्लेसेंटा नहीं है। प्लेसेंटा के 2 कंपोनेंट यहाँ पर हो गए। फीटस की तरफ से आ रहा है कोरियन फ्रंडोसम और माता की तरफ से आ रहा है डेसिडुआ बेसालिस। इसी चीज को आप फिर से बताएं कि जो फीटस की तरफ से आ रहा है कोरियन फ्रंडोसम, जिसे आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, और अगर मैटरनल साइड से आ रहा है तो यहाँ होगा डेसिडुआ बेसालिस, जैसे आप वहां की तरफ से दिखा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं ये है डेसिडुआ बेसालिस, तो बाकी के 2 डेसिडुआ कहाँ हैं? अगर जो डेसिडुआ है बेबी को कवर करने वाला तो उसको आप कहेंगे डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ये रहा डेसिडुआ कैप्सुलरिस। अगर ये डेसिडुआ कैप्सुलरिस है तो वह डेसिडुआ पैराइटालिस कहाँ है वो आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं, और ये रहा डेसिडुआ पैराइटालिस। और ये डेसिडुआ पैराइटालिस और डेसिडुआ कैप्सुलरिस के बीच में ये क्या चीज है? ये जो कैविटी है इसी को हम कह रहे हैं यूट्राइन कैविटी। तो डेसिडुआ 3 तरह का है। अगर तो वो प्लेसेंटा की तरफ है तो डेसिडुआ बेसालिस, और अगर वो प्लेसेंटा के दूसरी तरफ है तो आप कह रहे हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस, और अगर बाहर की तरफ है तो आप कह रहे हैं डेसिडुआ पैराइटालिस। और ये जो डेसिडुआ पैराइटालिस और डेसिडुआ कैप्सुलरिस के बीच का जो स्पेस है उसी को आप कह रहे हैं कि वो कैविटी जो है यूट्राइन कैविटी है। अब यहाँ पर भी कुछ कैविटीज हैं, उनकी बात करिए। देखिए ये तो है फीटस यहाँ पर अंदर की तरफ, और फीटस जो है वो सराउंडेड बाई एमनियोटिक कैविटी, जिसको कवरिंग होती है एमनियन की। अब आप एमनियन को दिखा सकते हैं, ये रही एमनियन, और आप इसे दिखा रहे हैं जो कवर कर रही है एम्ब्रियो को चारों तरफ से यहाँ पर। अब अगर ये एम्ब्रियो है या फीटस है तो इसको कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन है उसको आपने एमनियन कहा है। बाहर की तरफ होती है कोरियन, और कोरियन को भी आप दिखा सकते हैं।
ये बाहर की तरफ को हम दिखा रहे हैं कोरियन। अब आप कह रहे हैं कि कोरियन जो है बाहर की तरफ है और एमनियन जो है अंदर की तरफ है, तो इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में होता है एक स्पेस जिसको कहते हैं कोरियोनिक कैविटी। और ये भी देखें कि जो कोरियन होती है ये कवर करती है प्लासेंटा को। ये देखिए प्लासेंटा को कवर करने वाली कोरियन है यहाँ पर, और बेबी को कवर करने वाली एमनियन है एमनियोटिक कैविटी के चारों तरफ। और ये दोनों कम्युनिकेट कर रही हैं यहाँ पर, जिसको हम कह रहे थे कनेक्टिंग स्टॉक या प्राइमरी अम्बिलिकल कॉर्ड। ये भी ध्यान रखें कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड की कवरिंग है वो एमनियन की होगी यहाँ पर, और जो ये एमनियन है जब अम्बिलिकल कॉर्ड को कवर करती है कंटिन्यू कर जाती है कोरियन के साथ। कोरियन जो है बाहर की तरफ को है और प्लेसेंटा को लाइन कर रही है, प्लेसेंटा इस तरफ है। चलिए यही डायग्राम अब हम खुद भी बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम यूट्रस बना लेते हैं, और जब हम यूट्रस बना रहे हैं ये है उसका सर्विक्स, और अब हमें डेसिडुआ बनानी है जो कि 3 तरह की होती हैं। जब हम डेसिडुआ की बात कर रहे हैं बाहर की तरफ को, तो उसका नाम होता है डेसिडुआ पेराइटालिस, और वही डेसिडुआ अगर आ रही है नॉन प्लेसेंटल एरिया ऑफ द एम्ब्रियो पर तो हम कहेंगे डेसिडुआ कैप्सुलरिस। आप उसे यहाँ बना सकते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और अगर आप बात कर रहे हैं प्लेसेंटा की तरफ वाले डेसिडुआ की तो आप उसे बोलेंगे डेसिडुआ बेसालिस, और यहाँ की तरफ आप बना सकते हैं डेसिडुआ बेसालिस। जब आप कह रहे हैं कि ये है डेसिडुआ बेसालिस तो यही है जो बनाएगी मैटरनल प्लेसेंटा। ये एक फंक्शनल एंडोमेट्रियम है। और फीटल प्लेसेंटा कहाँ पर है उसके लिए पहले आप फीटस को बना लीजिए। मान लीजिए ये है फीटस, तो फीटस किस कैविटी में सस्पेंडेड है? एमनियोटिक कैविटी जो इसके चारों तरफ होगी, और उसकी कवरिंग जो होगी वो एमनियन से होगी। तो इसके चारों तरफ आपने एमनियोटिक कैविटी बनाई और ये लेयर है एमनियन की। अगर ये एमनियन है तो कोरियन कहाँ है? वो और भी बाहर की तरफ होगी, जिसे हम बना लेते हैं। वो यहाँ पर आप बना रहे हैं कोरियन थोड़ा सा और बाहर की तरफ को। अब ये जो कोरियन आपने बनाई है इसी कोरियन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ रहे हैं और वो बना रहे हैं कोरियन फ्रंडोसम, जिसे आप यहाँ की तरफ दिखा सकते हैं कोरियन फ्रंडोसम। और वो जो है बनाता है फीटल प्लासेंटा। अब फीटल प्लासेंटा की जो कवरिंग है वो कोरियन से है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और कोरियन जो है एमनियन से एक कैविटी से सेपरेटेड होती है, दोनों के बीच में कैविटी है जिसे हम कहते हैं कोरियोनिक कैविटी। तो यहाँ पर होती है कोरियोनिक कैविटी। बाहर की तरफ कोरियन है, अंदर की तरफ एमनियन है। एमनियोटिक कैविटी ये फीटस के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड से भरी हुई है और फीटस को चारों तरफ से घेर रही है। अब यहाँ पर एक है कनेक्टिंग स्टॉक, और कनेक्टिंग स्टॉक जो है उसको कवरिंग होगी एमनियन से, और यही होती है प्राइमरी अम्बिलिकल कॉर्ड। इसी के जरिए अब एमनियन जो है वो कोरियन से कंटिन्यू कर जाएगी बाहर की तरफ को। तो ये हो गया फीटस, ये हो गई कनेक्टिंग स्टॉक जिससे कि आप अम्बिलिकल कॉर्ड भी कह सकते हैं, और इसकी कवरिंग होती है एमनियन से। लेकिन जैसे आप प्लेसेंटा की कवरिंग की बात करेंगे वहां पर होता है कोरियन। ये जो हम कह रहे हैं कि कोरियोनिक विलाई हैं वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, अगर हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसियोट्रोफोब्लास्ट हैं तो हम उसे कहेंगे प्राइमरी विलस। और अगर हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी आ गया है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, तो हम कहेंगे सेकेंडरी विलस। और साथ में अगर ट्रोफोब्लास्ट ने हेल्प किया है कुछ ब्लड वेसल बनाने में तो फीटल ब्लड वेसल आ गई हैं और ये बन गया है टर्शियरी विलस। ये जो है 7वें दिन से 22वें दिन के बीच में बनता है, जब तीसरा हफ्ता चौथे हफ्ते की तरफ जा रहा होता है। उसी दौरान जो है फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन भी शुरू हो जाता है। चलिए इसे हम एक और तरीके से देख लेते हैं। जो 12वां दिन है उस दौरान हमारे पास प्राइमरी विलस है, जबकि केवल साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसियोट्रोफोब्लास्ट ही हमारे पास है। लेकिन जब हम बात करते हैं 13वें से 15वें दिन तो हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी आ गया है, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म आ गया है तो आप उसको बोल रहे हैं सेकेंडरी विलस। और अगर हमारे पास फीटल ब्लड वेसल भी आ गई हैं तो फिर वो बन जाता है टर्शियरी विलस, जो कि तीसरे हफ्ते के खत्म होते होते और चौथे हफ्ते के शुरू होते 17 से 21वें दिन के बीच में टर्शियरी विलस आ गया है, और यहाँ पे फीटल ब्लड वेसल भी आपको नजर आ रही हैं। और इसी दौरान शुरू हो जाता है फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन भी। अब इससे पहले कि आप फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन की बात करें, पहले यूट्राइन प्लेसेंटल सर्कुलेशन देख लेते हैं। दोनों में अंतर क्या है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ये है यूट्रस और यहाँ पर है सर्विक्स, और यूट्रस की सप्लाई यूट्राइन आर्टरी से है। ये रही यूट्राइन आर्टरी, और वो अपना ब्लड देना चाह रही है यूट्रस को। यूट्रस के अंदर एक बेबी आ गया है, और बेबी के लिए हमारे पास प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा के पास 2 कंपोनेंट होते हैं,
एक होगा मैटरनल और एक होगा फीटल। अब फीटस की तरफ जो होगा फीटल है और यूट्रस की तरफ मैटरनल है और ब्लड जो है मैटरनल प्लेसेंटा में आ रहा है। जब ब्लड जो है मैटरनल प्लेसेंटा में एंटर करता है तो आप कहते हैं इसे यूट्राइन प्लेसेंटल सर्कुलेशन। और ये जो यूट्राइन प्लेसेंटल सर्कुलेशन है ये एस्टेब्लिश हो जाता है 12वें दिन। एक दिन आगे एक दिन पीछे हो सकता है। कुछ किताबें कहेंगी 11वें दिन, कुछ किताबें कहेंगी 13वें दिन, पर आप कहिए 12वां दिन यूट्राइन प्लेसेंटल सर्कुलेशन शुरू हो गया है। अब थोड़े समय के बाद ये ब्लड जो है वो फीटल प्लेसेंटा में भी एंटर कर जाता है और जब ये ब्लड जो है फीटल प्लेसेंटा सर्कुलेशन में जा रहा है तो कुछ समय और लग रहा है और आप लिख सकते हैं अब फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन, क्योंकि अब ये ब्लड जो है फीटल प्लेसेंटा में एंटर कर चुका है और ये होता है तीसरे हफ्ते के खत्म होते होते ही। डे नंबर 17 विलियम्स ऑब्स्टेट्रिक्स में लिखा मिलेगा और डे नंबर 21 से 22 कुछ और ऑब्स्टेट्रिक्स की किताबों में। सो आप कह सकते हैं 17 से 21वें दिन जब टर्शियरी विलियस बन रहा था उसी दौरान जो है फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन भी तैयार हो रहा था। मगर ये जान लीजिए कि ये फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन एक मिसनोमर है। मिसनोमर क्यों? क्योंकि ये तो तीसरा हफ्ता है तो तीसरे हफ्ते में आप इसे फीटस नहीं कह सकते। बेबी को आप इस वक्त कहेंगे एम्ब्रियो, तो इसे आपको असल में कहना चाहिए एम्ब्रियो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, जो शुरू हो रहा है 17वें से 21वें दिन के बीच में। चलिए वापस अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि गलत स्टेटमेंट बताइए प्लेसेंटा और उसकी मेम्ब्रेन के बारे में। तो हमने कहा कि टर्शियरी विलियस जो है वो तो तीसरे हफ्ते के खत्म होते होते आता है और तब हमने इसे उत्तर लगाया था क्योंकि ये तो 17वें दिन से 21वें दिन के बीच में आएगा, उसी वक्त जिस वक्त की फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन भी एस्टेब्लिश हो रहा था। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, मगर ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। और जहां तक हम जानते हैं प्लेसेंटा अगर डेसिडुआ बेसिलिस है तो मैटरनल है और अगर वो फीटल है तो कोरियन फंडोसम है। यहां तक जो ब्लड पहुंचता है वो थोड़ा डिलेड है 17 से 21वें दिन, लेकिन यहां जो ब्लड पहुंच चुका है वो तो 12वें दिन ही पहुंच चुका होता है। वो यूट्राइन प्लेसेंटल सर्कुलेशन है और ये फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन है। मगर किसी भी हाल में हमारा फॉल्स स्टेटमेंट, गलत वाक्य जो है वो यही रहेगा, चॉइस ए।